Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे डिस्कशन का, एंड दैट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ऊप्स के बारे में बातचीत शुरू करें, फटाफट मुझे बताइए, जो अभी तक आपने पाइथन में कोडिंग करी है, क्या प्रोग्रामिंग के कौन से अप्रोच को फॉलो करती है? जो पाइथन में अपन ने अभी तक कोडिंग करी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कोडिंग, वो कोड, वो तरीका अभी तक कौन सी प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो कर रहा था? वेरी गुड। जो आपने अभी तक कोड लिखा है वो सारा का सारा कोड था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड। ओके, क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब? सबसे पहले बताइए, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? सिंपली मुझे बताइए, प्रोसीजर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर वर्ड का मतलब होता है, बिल्कुल गलत। प्रोसीजर वर्ड का मतलब होता है फंक्शन। प्रोसीजर वर्ड का मतलब होता है फंक्शन। तो आपने अभी तक जितने भी कोड्स लिखे हैं उन सारे कोड्स को फंक्शन में ब्रेक करा है? जल्दी बोलिए, यस और नो करा है? अगर आपने लास्ट लेक्चर का असाइनमेंट ट्राई करा होगा, जो मैंने आपको कंट्री वाला असाइनमेंट दिया था, तो उसमें अलग अलग फंक्शन बने थे, कंट्री व्यू करना, कंट्री रिमूव करना, कंट्री ऐड करना, राइट। इस तरह से जब आप कोडिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम बोलते हैं दिस इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में ब्रेक करते हो। हर फंक्शन को एक पर्टिकुलर एम के साथ आप डिफाइन करते हो और वो एम उस फंक्शन में पूरा करने का लॉजिक लिखते हो। यस और नो? जल्दी क्या है, फटाफट बोलिए। जल्दी बोलिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपके अनुसार बेनिफिट्स क्या हैं? फटाफट जवाब दीजिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या मैं कह सकता हूं ये प्रोग्रामिंग थोड़ी इजी इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत आसान है ना? पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्योंकि आप प्रोग्राम में फंक्शंस बनाते हैं, आप उन फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। आप उन फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। यस, यानी आपको रीयूजेबिलिटी मिलती है। आपको आपके प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी मिलती है। हाँ, मिलती है। थर्ड पॉइंट, आपके प्रोग्राम में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, एरर आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तो आप उसे इजीली कैच कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन आपको बताती है एक्सेप्शन कौन से फंक्शन में कौन सी लाइन पे आ रही है। तो आपके लिए प्रोग्राम को डीबग करना आसान हो जाता है, राइट। लेता है कि आपने अगर सी पढ़ी है या कोई भी और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, फंक्शंस मेमोरी में जब आप कॉल होते हैं तब अपने वेरिएबल्स को लोड करते हैं। और क्या ये वेरिएबल परमानेंट रहते हैं? फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल और पैरामीटर हैं, क्या ये मेमोरी में परमानेंट रहते हैं? नहीं, ये तभी तक रहते हैं जब तक फंक्शन का कोड द मोमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इज ओवर, ये वेरिएबल्स मेमोरी से हटा दिए जाते हैं। इसलिए हम मानते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेमोरी कंजम्पशन कम होता है, राइट। परमानेंट प्रोग्राम मेमोरी लेकर नहीं बैठता, जब जरूरत पड़ती है तब मेमोरी कंज्यूम होती है, उसके बाद मेमोरी रिलीज हो जाती है। फाइन। अब आते हैं अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस पे। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर चीज को ऑब्जर्व करती है एज फंक्शंस। हाँ, सिक्योरिटी तो बाद में। सबसे पहली प्रॉब्लम शालू, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप हर चीज को फंक्शन की तरह देखते हैं, हाँ या ना?
देखते हैं ना, हर काम का फंक्शन बनता है। जबकि रियल वर्ल्ड में, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, फंक्शंस की दुनिया है। आप बताइए, इज द रियल वर्ल्ड अ वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस? नो, द वर्ल्ड इन विच वी लिव वर्ल्ड फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, हमारे आसपास की हर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो जब हर चीज हमारे सामने ऑब्जेक्ट की तरह आती है, तो फिर हम हर चीज को फंक्शन की तरह कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए कॉलेज में जो एंटिटीज हैं वो फंक्शंस नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हैं, कॉलेज के टीचर्स ऑब्जेक्ट हैं, कॉलेज के एचओडीज प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट हैं। ये फंक्शंस थोड़ी ना है। आप एग्री करते हैं? करते हैं। तो जब हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स रह रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम में भी दिखने चाहिए ना। जल्दी बोलिए, ये ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम में भी दिखने चाहिए ना। अगर हम कार को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या ट्रैफिक को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जैसा ट्रैफिक हमें रोड पे दिखता है, वैसा ट्रैफिक हमारे प्रोग्राम में भी दिखना चाहिए ना। और रोड पे जो ट्रैफिक है वो फंक्शंस का ट्रैफिक थोड़ी है। रोड पे जो ट्रैफिक है वो व्हीकल्स का ट्रैफिक है। और व्हीकल्स अपने आप में फंक्शंस नहीं है। व्हीकल्स अपने आप में सारे के सारे क्या हैं? कार, बस, ये सब क्या है अपने आप में? ये सब अपने आप में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बहुत अच्छी है। इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसे प्रोसीजर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना आसान होगा। ठीक है। दूसरी दिक्कत जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है, आपने जो भी डेटा किसी फंक्शन बॉडी के बाहर बनाया है, वो ग्लोबल है। पाइथन में, पर्टिकुलर पाइथन की बात कर रहा हूं। कोई भी डेटा अगर आपने फंक्शन के बाहर बनाया है, चाहे ऊपर बनाया हो चाहे नीचे बनाया हो, वो ग्लोबल है। और फिर वो हर जगह से एक्सेस हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा। और जब डेटा हर जगह से एक्सेस हो जाएगा, तो डेटा की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। और आप मानते हैं, जिस एरा में मैं और आप जी रहे हैं, डेटा किंग है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में डेटा का ही राज चलता है। डेटा लोगों को अरबपति बना देता है, डेटा लोगों को रोड पे ला देता है कि नहीं? सोचिए। अरे हाँ, डेटा साइंस ले लो, डेटा ले लो, कुछ भी ले लो। डेटा सोचिए, डेटा इज द मोस्ट मोस्ट पावरफुल फैक्टर। कोविड कितना फैल रहा है, डेटा बताएगा। वैक्सीन की क्या प्रोग्रेस है, डेटा बताएगा। वैक्सीन कैसे हैंडल होगा, सबको कैसे लगेगा, डेटा बताएगा। हर चीज डेटा आधारित है। सोचिए, जब हर चीज डेटा पे बेस्ड है, तो फिर इस डेटा का सिक्योर होना जरूरी है ना। और वो सिक्योरिटी आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं देती है। ठीक है। तीसरी बात, सबसे खतरनाक ड्रॉबैक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितनी पाइथन आपने अभी तक पढ़ी है, आप अपनी खुद की डेटा टाइप्स बना पाए? ना, बिल्कुल नहीं बना पाए। याद कीजिए, आपने पाइथन की ही डेटा टाइप्स यूज की हैं। स्ट्रिंग यूज कर ली आपने, आपने लिस्ट यूज कर ली, ये सब आपने यूज कर लिया। आपने अपनी डेटा टाइप थोड़ी बनाई। अब इमेजिन करिए, मैं आपको पाइथन में एक प्रोग्राम बनाने को बोलता हूं, जो एक मोबाइल फोन को रिप्रेजेंट करे। सुनना ध्यान से। पाइथन में एक प्रोग्राम बना के दो, जो एक मोबाइल फोन को रिप्रेजेंट करे। तो आप बताओ, मोबाइल की डेटा टाइप क्या रखोगे? बताओ। जो रियल वर्ल्ड में आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल फोन की डेटा टाइप आप पाइथन में क्या रखेंगे? तो आप अगर सीरियसली सोचें, तो आपका जवाब होगा, सर नहीं रख सकते। पाइथन मोबाइल के लिए तो कोई डेटा टाइप देती ही नहीं है। हम मोबाइल का नाम स्ट्रिंग फॉर्म में रख सकते हैं, मोबाइल की प्राइस इंटीजर फॉर्म में रख सकते हैं, उसकी रैम या सीपीयू पावर फ्लोट फॉर्म में रख सकते हैं। बट हम मोबाइल पर्टिकुलर के लिए कोई डेटा टाइप थोड़ी बना सकते हैं। हाँ या ना? सही कह रहा हूं? लेकिन अगर आप चाहें, तो ये तीनों ड्रॉबैक्स आपके दूर हो सकते हैं अगर आप यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। व्हाट इज दैट? ऑफ कोर्स दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से शिफ्ट होकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं, तो जो आपने पिछली स्लाइड में प्रॉब्लम्स देखी, चौथी प्रॉब्लम भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस इज गिविंग टू ऑपरेशन ऑन डेटा रादर देन द डेटा। सिंपल है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंक्शन पे ज्यादा ध्यान देती है, डेटा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कभी नहीं सिखाती कि डेटा को मैनेज करना भी जरूरी है।
वो बस ये सिखाती है फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन बनाते चलो, जितने तुम्हें अलग अलग टास्क हैंडल करने। इन चारों दिक्कतों को दूर करने दुनिया में जन्म हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कब हुआ? क्या पाइथन के साथ ही हुआ? नहीं, ये एक और मिथ होता है लोगों के दिमाग में। बहुत से लोग सोचते हैं पाइथन ने ऊप्स की शुरुआत करी, बहुत से लोग सोचते हैं सी डबल प्लस ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शुरू करा होगा, क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ डबल प्लस को एज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं विकास। दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1967 में हो गई थी। दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का नाम सिमुला 67 था। I repeat, world's first object-oriented language was Simula 67, which was created in the year 1967. Okay, so Python दुनिया की first object-oriented language नहीं है, Java, C++ ये नहीं है। First object-oriented language होने का credit जाता है Simula 67 को। Yes, मनीष, वो अभी भी यूज होती है simulation के लिए। Simulation समझते हैं मनीष? जब पायलट्स रिक्रूट होते हैं किसी भी कंपनी में, तो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इमेजिन करिए, पायलट्स की जो पहली ट्रेनिंग होती है वो एक सिमुलेशन रूम में होती है। उनको एक स्पेसशिप में बिठा दिया जाता है और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है कि उन्हें लगता है कि वो वाकई में हवा में उड़ रहे हैं और प्लेन उड़ा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में 3D गेम्स खेले होंगे ना, बाइक वाइक पे बैठकर बाइक दौड़ती है और अपन को लगता है, बस वैसा ही। उसको बोलते हैं सिमुलेशन। उसके लिए ये लैंग्वेज यूज होती थी। आज भी अमेरिका की डिफेंस लैब में जो पुराने पुराने डिवाइसेस हैं, पुराने कंपोनेंट्स हैं, उन्हें सिमुलेट करने के लिए सिमुला यूज की जाती है। राइट, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? तो बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, जैसे आप पैराडिग्म बोल सकते हैं, मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक मॉडल है, एक तरीका है, एक स्टाइल है जो लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, डेवलपर्स यूज करते हैं टू डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपको आपकी नजरों के सामने असल जिंदगी में चीजें दिखती हैं, कार, एटीएम, जानवर, इंसान, जो आपको दिखता है, आप उसे एज इट इज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ये कहता है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सबके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है डेटा, जिसे आप बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, और एक होता है फंक्शनैलिटी, जिसे आप बोल सकते हैं बिहेवियर। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलती है दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप उन्हें प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसके अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू, दूसरा होता है उसकी तरफ से आने वाला बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कार, कार को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगते होंगे? जब आप एक कार देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है? कलर दिखता है, मॉडल दिखता है, टायर दिखते हैं, ये सब बिल्कुल सही, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नजरों में कार का डेटा है। और आप बताइए कार क्या कर सकती है? जल्दी जल्दी बोलिए, कार क्या कर सकती है? कार चल सकती है, कार रुक सकती है, कार मुड़ सकती है, कार रिवर्स में आ सकती है, कार हॉर्न ब्लो कर सकती है, कार म्यूजिक प्ले कर सकती है। ये सब कार के क्या हैं? ये सब कार के क्या हैं? ये सब कार के बिहेवियर्स हैं, ये सब कार की फंक्शनैलिटी है, ये सब कार के एक्शंस हैं। राइट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये मानती है रियल वर्ल्ड एंटिटी के पास हमेशा एट्रीब्यूट्स होंगे। ध्यान दीजिए, विच इज कॉल्ड डेटा, it can prevent us from sunlight, very good, which can have attributes or data, as well as a real world object can also perform certain actions. Data अपने आप में कहलाएगा attribute, functions अपने आप में कहलाएंगे behaviors. Explanation clear? इतना explanation clear? आगे बढ़ो। ठीक है, अभी बताइए, क्या हम इंसान ऑब्जेक्ट्स हैं? क्या हम इंसान ऑब्जेक्ट्स हैं? हाँ, हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्ट का। हम ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्जेक्ट हैं। वेरी गुड। अगर हम इंसान ऑब्जेक्ट हैं,
तो फिर हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर दोनों होंगे, हमारे अंदर डेटा और फंक्शनैलिटी दोनों होंगे। हाँ है। हमारे बॉडी का हर पार्ट, चाहे फिजिकल चाहे लॉजिकल, वो अपने आप में डेटा है, मानते हैं? हमारे बॉडी का हर पार्ट, चाहे फिजिकल चाहे लॉजिकल, वो अपने आप में डेटा है। फिजिकल लॉजिकल समझ रहे हैं? फिजिकल मतलब हाथ पांव जिन्हें टच करा जा सके, लॉजिकल मतलब नेम हाइट एज जिन्हें टच नहीं करा जा सकता लेकिन वो हैं आपके साथ। यस और नो? है ना? सो दे आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। और हम क्या कर सकते हैं एज अ ह्यूमन? हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। यस और नो? है ना? वेरी गुड। हम जो भी एक्शंस ले सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे बिहेवियर। जैसे चलना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, कोडिंग करना, ठीक है? असाइनमेंट दिया जाए तो करके लाना, ठीक, नहीं करके लाए तो ब्लॉक हो जाना। ये सारे अपने आप में क्या है? ये सारे अपने आप बिहेवियर्स हैं, ये सारे अपने आप में एक्शंस हैं, राइट? सो बीइंग एन ऑब्जेक्ट, आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ऊप्स की नजरों में ये सारे के सारे आपके बिहेवियर्स कहलाएंगे। फाइन। अब ऊप्स कहती है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, पहले आपको ऑब्जेक्ट की बनानी पड़ती है डेटा टाइप। एंड आई थिंक आप जानते होंगे उस डेटा टाइप का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में होता है क्लास, राइट? वी डोंट डायरेक्टली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, we first have to create its data type, then only we can create object. अगर आपको लग रहा है सर int एक ऑब्जेक्ट है, हम तो सीधे int ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो गौर करिए उनकी क्लासेस बन चुकी हैं, आप नहीं बनाते हैं। देयर क्लासेस हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। बट अगर आपको मोबाइल को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। यस, आपको उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट का सोचें, पहले आप क्लास बनाएं। क्लास में क्या रखते हैं? क्लास में दो चीजें रखते हैं जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होती हैं। क्या दो चीजें? एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स। ये एक ब्लॉक के अंदर आप डालते हैं। इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं दुनिया की हर लैंग्वेज में क्लास। इसलिए आप टेक्निकली बोल सकते हैं क्लास वो ब्लूप्रिंट है, वो आर्किटेक्चर है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। आई रिपीट, क्लास वो ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब डायग्राम, मैप। वो ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करता है, जिसको देखकर ये पता चलता है ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या डेटा होगा और ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार की बात करें तो कार अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस कार ऑब्जेक्ट की एक क्लास भी होगी। तो एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है, इसमें वो जो आपको हरी, लाल, पीली, नीली दिख रही हैं, वो सब क्या है? ये सब क्या है जो आपको एक्सट्रीम राइट पे दिख रही हैं? ये सब कार ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट कार्स। लेकिन इन्हें बनाया कैसे गया है? सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की बात हो रही है, रियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड कहता है इन्हें बनाने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी क्लास। तो क्लास अपने आप में एक स्केलेटन है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसको देखकर लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइप का क्रिएट कर देगा अपने आप में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल समझेंगे श्रीनिवास, बिल्कुल समझेंगे। प्रॉपर्टीज आने दो, आएगा भी आगे सब। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, सब कुछ आएगा। ठीक है, अभी तो मैं जनरल ऊप्स बता रहा हूँ। ऊप्स के प्रिंसिपल्स, थोड़ी सी ऊप्स पढ़ लें फिर आएंगे। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सब है पाइथन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हुई कहानी क्लास की। ऐसे ही डॉग एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, डॉग एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर टाइप का डॉग। इन जनरल तो डॉग एक क्लास है, याद रखिएगा, राइट? इन जनरल डॉग एक क्लास है, ठीक है? जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉग बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अगली स्लाइड आप देखिए, अगली स्लाइड में आपको 3 डॉग्स के डायग्राम दिख रहे हैं, राइट? नेपोलियन मैस्टिफ, मैल्टीज एंड चाउ चाउ। ये सब क्या है? ये सब अपने आप में ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए ऊप्स की दुनिया में आप बनाएंगे डॉग नाम की क्लास। तो हर डॉग की ब्रीड होती है। हाँ, हर डॉग की ब्रीड होती है। हर डॉग साइज होती है, इतने मीटर इतने फिट का डॉग होता है, राइट? हर डॉग की एज, कलर पे होगा। हर डॉग कुछ खाएगा, सोएगा, बैठेगा, दौड़ेगा। ये उस डॉग की फंक्शनैलिटीज हैं, राइट? बस इसका डेटा
ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी करेगा। जैसे जो ऊपर डॉग आपको दिख रहा है उसका कलर ब्लैक है, जो नीचे डॉग आपको दिख रहा है उसका कलर व्हाइट है। कलर तो दोनों के पास है, बस कलर की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है। ठीक है, डायग्राम्स क्लियर है? ये मानते हुए कि आप ऊप्स पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने बेसिक लेवल पे लिया। अब आते हैं सीधे टेक्निकल बात पे। ऐसे ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, अगर आप इसको देखें तो जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है वो तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास है। ठीक, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, और वो ये पाइथन में क्लास कैसे बनाई जाती है। तो पाइथन में क्लास बनाना उतना ही सिंपल है जितना सिंपल फंक्शन बनाना है। आई रिपीट, पाइथन में क्लास बनाना उतना ही सिंपल है जितना सिंपल फंक्शन बनाना है। क्या फंक्शन के लिए लगता है डेफ? लगता है। ऐसे क्लास के लिए भी पाइथन में कीवर्ड लगता है। क्या नाम होता है इस कीवर्ड का? कीवर्ड का नाम होता है क्लास। राइट, पाइथन में क्लास कीवर्ड लिखकर आप क्लास बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी नाम आपको देना हो। उसके बाद आप कोलन लगाते हैं। आदत है पाइथन की, जब कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो कोलन से ही होता है, और फिर थोड़ा सा इंडेंट करके राइट की तरफ आप क्लास के मेंबर्स बनाते हैं। और फिर पाइथन को पता कैसे चलता है कि क्लास यहाँ खत्म हो रही है? जैसे ही आप लेफ्ट इंडेंट करते हैं, पाइथन समझ जाती है कि क्लास यहाँ पर फिनिश हो रही है। हुआ क्लियर? बात समझ में आई? तो ये पाइथन के टर्म्स में क्लास है। जैसे यहाँ नीचे आप देखें, ये क्लास बन गई है। ये वैलिड क्लास है जो एग्जाम्पल में आपको दिख रही है नीचे की तरफ, बिल्कुल वैलिड क्लास है। पाइथन इसे बकायदा एक डेटा टाइप की, और आप इस क्लास के क्रिएट कर पाएंगे ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल, किसी भी क्लास को यूज करना है तो आपको उसका बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। पाइथन इज नो डिफरेंट, पाइथन में भी आपको क्लास के बनाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं हम पाइथन में क्लास के ऑब्जेक्ट? बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। बिना असाइनमेंट के ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नहीं बनता, बनाना ही पड़ेगा असाइनमेंट यूज करके। ठीक है, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस आएगा। भूलिएगा मत, पाइथन में हर चीज डायनेमिक है, किसी का नाम नहीं होता, सबका एड्रेस होता है। याद है, हर चीज डायनेमिक है, किसी का नाम नहीं होता, सबका एड्रेस होता है। आपके ऑब्जेक्ट का भी कोई नाम नहीं होगा, उसका भी मेमोरी में एड्रेस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बनेगा वो आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनेगा। राइट हैंड साइड पे आप आपकी क्लास का नाम लिखेंगे और याद से पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। यस, ये पैरेंथेसिस लगाना, पैरेंथेसिस से क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा क्या होता है। अभी तो आप इसे सिंटेक्स मान लीजिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, ई की तरफ से ईएमपी क्लास का क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। इतना समझ आया? आगे बढ़ू? चलिए, अब इसका छोटा सा एक कोड देखिए आप। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन में क्लास का डिजाइन। तो थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा। कोई लैंग्वेज पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? अगर नहीं पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं पढ़ी है ना, तो बहुत बढ़िया है। अगर पढ़ी है तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, हर चीज पाइथन की सी प्लस प्लस और जावा से मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंड से पाइथन को वेलकम कीजिएगा। स्टार्ट करें आगे? खुले दिल से एक्सेप्ट करिएगा। कुछ चीजें पाइथन में आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगी अगर आपको सी प्लस की नॉलेज है तो। ठीक है, चलिए, तो मैंने वार्निंग पहले ही दे दी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग दिखता है पाइथन में क्लास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं याद है, अच्छी बात है। यह है पाइथन के अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ठीक है, सबसे पहला डाउट जो हर बिगनर को होता है, प्रोग्राम कहां से रन होगा? तो प्रोग्राम का पहला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ये है, ई इज इक्वल टू ईएमपी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो पहली आपकी लेफ्ट इंडेंटेड लाइन है, एग्जीक्यूटेबल लेफ्ट इंडेंटेड लाइन, पाइथन कोड वहां से रन करेगी। ओके, तो पहली लाइन चलेगी ई इक्वल टू ईएमपी। जैसे ही ये लाइन चलेगी, पाइथन ढेर सारे काम करती है। आपने ध्यान से, जैसे ही ये लाइन चलेगी, पाइथन ढेर सारे काम करती है। उन ढेर सारे काम में से मैं आपको अभी दो काम बता रहा हूं। क्या क्या दो काम? नंबर वन, पाइथन क्रिएट करेगी आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में
एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहला डाउट दिमाग में आप क्या है उससे पहले मैं रोक दूं। ये देखते ही दिमाग में स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमने तो क्लास में कुछ रखा ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कितने बाइट्स का बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताऊंगा मैं कितने बाइट का बनेगा। अभी बस मान लीजिए कुछ डिफॉल्ट साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अभी बस मानकर चलिए कुछ डिफॉल्ट साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हीप एरिया है। आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में पाइथन एम्प्लॉय क्लास का क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट। क्या नाम होगा इस ऑब्जेक्ट का, जल्दी बोलिए क्या नाम होगा इस ऑब्जेक्ट का। इसका कोई नाम नहीं होगा। गलत गलत गलत, फिर गड़बड़ बात। इतना सा पढ़ाने के बाद असली मोमेंट पे आकर फैल जाते हैं आप। कभी ऑब्जेक्ट्स के नाम हुए हैं पाइथन में आज तक। फिर ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है। एड्रेस होगा, हाँ एड्रेस होगा इसका। मान लीजिए एड्रेस 2000 है इसका। वो 2000 वाया असाइनमेंट किस में जाकर कॉपी होगा, वो जाकर कॉपी होगा इस ई में। तो ये ई कहां पॉइंट करेगा, ये ई इस 2000 एड्रेस को पॉइंट करेगा। राइट, अब ये 2000 एड्रेस वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ई क्या कहलाएगा, ये फिलहाल के लिए कहलाएगा एम्प्लॉय रेफरेंस। ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और वो जो हीप के अंदर रखा हुआ आपको दिख रहा है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हमने पाइथन से दो सवाल पूछे। पहला सवाल हमने पूछा है हमें ई की डेटा टाइप बताओ। तो गौर करिए, डेटा टाइप आपको ईएमपी बता रही है, ध्यान से देखिए बता रही है। उसके पहले कुछ लिखा हुआ दिख रहा है उसे इग्नोर कर दीजिएगा। उसके पहले कुछ लिखा हुआ दिख रहा है उसे इग्नोर कर दीजिएगा। क्या दिख रहा है लिखा हुआ ईएमपी के पहले, ईएमपी के पहले लिखा हुआ दिख रहा है डंडर मेन। डंडर मेन इग्नोर कर दें। ये कब पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, जब हम पाइथन में मॉड्यूल की इंटरनल वर्किंग समझेंगे। अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, फॉरगेट दिस मेन। बस क्लास ईएमपी पे फोकस कीजिए। तो क्लास क्या हो गई, क्लास हो गया वो कीवर्ड जो पाइथन ने ईएमपी के साथ लगाया है। और ईएमपी क्या है, ईएमपी आपकी क्लास का नाम है। इतना क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी बोलिए इतना क्लियर हुआ। तो ई की डेटा टाइप ईएमपी हो गई। फाइन, इसके बाद बताइए ई के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट का डेटा के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ई के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। वेरी गुड, एड्रेस है। तो जब आपने ई को प्रिंट करा तो पाइथन ने अपने स्टाइल में वो एड्रेस प्रिंट कर दिया। आपको याद होगा पाइथन एड्रेसेस जब भी प्रिंट करती है हेक्साडेसिमल स्टाइल में ही करती है। तो पाइथन ने हेक्स फॉर्म में आपको ई के अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा दिया। बताइए यहां तक क्लियर है, तो कहानी को आगे बढ़ाएं, बढ़ाएं आगे। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया ये हाल फिलहाल तो किसी काम का ही नहीं है जब तक इसके पास डेटा ना हो, जब तक इसके पास मेथड्स ना हो। तो अब आपको क्लास के अंदर मेंबर्स बनाने होंगे ताकि इस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास में डेटा यानी एट्रीब्यूट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी। पाइथन में क्लास के अंदर तीन तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करे जाते हैं। कितनी तरह के वेरिएबल, तीन तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करे जाते हैं। पाइथन की दुनिया में तीन तरह के वेरिएबल्स क्लास बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिए मैं क्लास के बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। क्लास के बॉडी के बाहर आपको अच्छे से पता है आपने डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स करे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्लास की बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं। तो इफ समवन सेज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास लेवल वेरिएबल्स आर देयर इन पाइथन, तो आपका जवाब होगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स व्हिच कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास। ओके, क्या क्या है ये, पहले कहलाते हैं पाइथन में इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, अब इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब समझने के लिए समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंस्टेंस। आई थिंक आप जानते होंगे द वर्ड इंस्टेंस इज अनदर नेम गिवन टू द वर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे आप इतनी देर से ऑब्जेक्ट 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 बुलाते आ रहे हैं, वो एक्चुअल में अपने आप में क्या है, वो एक्चुअल में अपने आप में इंस्टेंसेस है। तो जरा हम प्रीवियस डायग्राम्स पे चलते हैं। ये डॉग वाले डायग्राम को आप देखिए। तो इस समय जो आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं ये सब इंस्टेंस हैं, जल्दी बोलिए। यस, ये सब अपने आप में डॉग क्लास के इंस्टेंसेस हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए,
हर इंस्टेंस के पास ब्रीड होगी, हर डॉग के पास ब्रीड होगी, यस। हर डॉग के पास साइज होगा, होगा। एज और कलर होगा, होगा। तो जब आप पर ऑब्जेक्ट बेसिस पर क्रिएट करवाना चाहते हो, क्या बोला मैंने? पर ऑब्जेक्ट बेसिस पर। मीन्स अगर यहां पर 3 की जगह 5 डॉग्स होते तो आप मानते हैं ब्रीड 5 बार बनती? अगर यहाँ 5 डॉग्स होते तो ब्रीड 5 बार बनती, साइज 5 बार क्रिएट होता वेरिएबल, एज और कलर भी 5-5 बार क्रिएट होते। तो ऐसे वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं, पर ऑब्जेक्ट बेसिस पर क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू रखते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पाइथन की दुनिया में बोलते हैं, इनफैक्ट सारे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की दुनिया में बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू instances of the class. They are closely connected to instances of the class. आ रही है बात समझ? ऐसे ही स्टूडेंट वाला डायग्राम, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका अलग अलग नाम होगा, हाँ होगा। सबकी अलग अलग एज होगी, हाँ होगी। सबकी अलग अलग कलर होंगे, स्किन कलर, हाँ होगा। तो सारे के सारे अपने आप में इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का स्किन कलर, स्टूडेंट का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, दे ऑल आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, आया समझ? एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, फाइन। दूसरे होते हैं, क्या क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए जा सकते हैं? जवाब दें। हाँ बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अ क्लास कैन हैव मेथड्स। अगर क्लास के अंदर मेथड्स बनाए जा सकते हैं तो ये मेथड पैरामीटर भी लेंगे, हाँ लेंगे। आप दिमाग पे जोर डालिए, आपने कितने सारे मेथड पाइथन में स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टपल के पढ़े हैं, जिन्हें आप पैरामीटर में कुछ डेटा भेजते हैं? भेजते हैं। जैसे आप याद करिए, लिस्ट में आपको कुछ ऐड करना है तो आप ये बोलते हैं माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इस अपेंड को आप पास करते हैं 10। अब मैं आपसे पूछूं ये 10 क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे ये इंस्टेंस वेरिएबल है, आप बोलेंगे ये 10 अपेंड को जाने वाला पैरामीटर है। और जब कोई चीज पैरामीटर के तौर पे जाती है या मेथड की बॉडी के अंदर बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लोकल वेरिएबल। तो पाइथन में दूसरी तरह के वेरिएबल्स क्या होंगे? दूसरी तरह के वेरिएबल्स कहलाएंगे लोकल वेरिएबल, और इनसे तो आप अच्छे से फैमिलियर। बस आपने लोकल वेरिएबल आज तक फंक्शंस के अंदर बनाए, अब आप कहां बनाने वाले हैं? अब आप इन्हें मेथड के अंदर बनाने वाले। यस और नो? पाइथन में फंक्शंस बनाए आपने, उन फंक्शंस के अंदर आपने लोकल वेरिएबल क्रिएट करें? बिल्कुल करें। बिल्कुल वैसे आप पाइथन के अंदर मेथड्स के अंदर भी बना सकते हैं लोकल वेरिएबल। और तीसरे जो वेरिएबल होते हैं, दुनिया की बाकी लैंग्वेजेस में आप उन्हें बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, पाइथन में हम उन्हें बोलते हैं क्लास लेवल वेरिएबल। दुनिया की बाकी लैंग्वेजेस में आप उन्हें बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, पाइथन में हम उन्हें बोलते हैं क्लास लेवल वेरिएबल। ये क्या होते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इग्नोर कर दें फिलहाल। अभी तो आप पूरा फोकस करें इंस्टेंस वेरिएबल्स पे। शुरू करें? करें, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब सीधे बाकी लैंग्वेजेस के साथ करते हैं कंपेयर, ठीक। तो अब ये बताइए, क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स हम लोग सी प्लस और जावा में बना सकते हैं? क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स हम लोग सी प्लस और जावा में बना सकते हैं? राइट, तो थोड़ी सी सी प्लस प्लस रिवाइज करते हैं, थोड़ी सी सी डबल प्लस को हम लोग रिवाइज करते हैं। अगर सी डबल प्लस आपको याद हो तो कुछ ऐसे ही बनते हैं ना वहां इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो क्लास की बॉडी के अंदर आप बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ना डेटा मेंबर, है ना। और इन्हीं को आप इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी देते हैं, राइट। ये सी प्लस प्लस का स्टाइल है इंस्टेंस वेरिएबल बनाने का। और अगर मैं आपसे पूछता हूं इनको मेमोरी कब मिलेगी, इन तीनों को मेमोरी कब मिलेगी, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, तब मिलेगी जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है सी प्लस प्लस में, वो भी आपको याद होगा। ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। तो जैसे ही आप कहेंगे emp obj, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस अलॉट हो गई, उसका नाम ओबीजे पड़ा, और ओबीजे के अंदर 3 मेंबर्स आएंगे, एक एज, एक नेम, एक सैलरी, जिन्हें आती हो C++। आप बताएं ऐसा ही है? ठीक है। अब आते हैं जावा पे। अगर जावा से कंपेयर करें तो जावा में ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनता है। क्लास का तो डिजाइन जावा का भी होता है कि नहीं? C++ और जावा दोनों की क्लास ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है सिंटेक्स वाइज। ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जावा में ऑब्जेक्ट आप न्यू से बनाते हैं। तो जब आप कहेंगे EMP OBJ इक्वल टू न्यू EMP, तो जावा की दुनिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, होगा, है ना? अब आइए पाइथन पे। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से स्लाइड पढ़ना आप, और फिर मुझे बताना पाइथन में इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनते हैं। तैयार हो जाइए चेंज के लिए, ध्यान से पढ़िए। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, फिर मैं आपसे बातचीत शुरू करूं। पढ़ लिया? शाबाश। क्या नया दिखा बताइए? C++ और जावा के कंपैरिजन में क्या नया दिखा? लिखिए, अपने अपने वर्ड्स में लिखिए। क्या दिखा? तो आप नाम लिख रहे हैं, नया क्या दिखा? नया ये दिखा कि आपने C++ और जावा में, नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक कॉल तो वहां भी होता है। सुनो 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 ध्यान से। C++ और जावा में आप इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं ना? जल्दी बताओ। क्लास की बॉडी में डिक्लेयर करते हैं ना? पाइथन में ऐसा नहीं करते। पाइथन में ऐसा नहीं करते। आप क्लास की बॉडी के अंदर, ध्यान से देखना, यहां पर कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाते हो। आप पाइथन में इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हो एक स्पेशल 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 मेथड के अंदर। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है डंडर इनिट। ठीक, यही नाम रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल यही नाम रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपसे अभी 10 मिनट पहले कहा था, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो, कि जब ये लाइन चलेगी तो पाइथन बहुत सारे काम करेगी। अब उन बहुत सारों में से मैंने आपको अभी 2 काम बताए थे। पहला काम मैंने आपसे कहा था कि पाइथन हीप एरिया के अंदर एम्प्लॉय क्लास का क्रिएट करेगी ऑब्जेक्ट। दूसरा काम मैंने आपसे कहा था, पाइथन इस ई के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल देगी। यही कहा था, यही कहा था, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। इस कहानी के बीच में किरदार और आता है। कौन है वो किरदार? वो किरदार है डंडर इनिट। तो जब पाइथन, सेल्फ के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं मैं अभिनव, सेल्फ को भी इग्नोर करो आप, 5 मिनट बाद सेल्फ पे आऊंगा मैं, पहले डंडर इनिट सुन लो। जैसे ही पाइथन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी हीप मेमोरी एरिया में, जैसे ही पाइथन क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस देगी, नेक्स्ट देगी, वो ये है कि वो कॉल करेगी डंडर इनिट को। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही डंडर इनिट कॉल हो जाता है, इसलिए हम लोग पाइथन में इसे कहते हैं, हम इसे पाइथन में दर्जा या स्टेटस देते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो एक और आपको नई चीज दिखेगी कि आपने C++ में सुना, आपने जावा में सुना कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है ना? लेकिन दुनिया की हर लैंग्वेज ये नहीं मानती है। दुनिया की हर लैंग्वेज ये नहीं मानती है। पाइथन उन लैंग्वेजेस में से एक है जो कहती है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा नहीं होगा। मेरे यहाँ कंस्ट्रक्टर का नाम डंडर इनिट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पाइथन कहती है मेरे यहाँ कंस्ट्रक्टर का नाम डंडर इनिट होगा। ये और जावा कहती है कंस्ट्रक्टर्स नेम मस्ट मैच क्लास नेम, बट पाइथन कहती है मेरे यहाँ सोचना अलग है। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नॉट सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, रादर इट इज कॉल्ड डंडर इनिट। कंस्ट्रक्टर का नाम पाइथन की दुनिया में डंडर इनिट होता है। जल्दी बोलिए, ये नया रूल समझ आया? अजीब सा केस क्लियर हुआ? राइट? सो आज से नई चीज सीखेंगे, नई चीज बोलेंगे
कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डंडर इनिट। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ? और ये मत सोचिएगा ये सिर्फ पाइथन कर रही है, दुनिया में कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ये कहती हैं कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा नहीं होगा। इनमें से ऑब्जेक्टिव सी भी एक लैंग्वेज है, इनमें ऑब्जेक्टिव सी भी एक लैंग्वेज है। नाम सुना है आपने ऑब्जेक्टिव सी का? सुना है? आईफोन की लैंग्वेज है ये। आईफोन एप्स इस पे बना करती थी, अब आज की तारीख में आईफोन एप्स बनती हैं स्विफ्ट पे, SWIFT, स्विफ्ट पे, राइट। स्टीव जॉब्स की लैंग्वेज है ये। ऑब्जेक्टिव सी का डेवलपमेंट स्टीव जॉब्स ने किया था। तो ऑब्जेक्टिव सी भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम के जैसा हो, जरूरी नहीं है। पाइथन भी मानती है। तो पाइथन में डंड कॉल करेगी। सो लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। तो सबसे पहले पाइथन हीप एरिया में आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगला काम जो करेगी वो ये कि वो डंडर इनिट को कॉल करेगी। डंडर इनिट की बॉडी रन होगी, जिस कारण से सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है हाल फिलहाल, तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और फिर यहां से लौट कर इस एड्रेस को किसको असाइन करेगी? लौटने के बाद ये एड्रेस किसको असाइन होगा? लौटने के बाद ई को ये एड्रेस असाइन होगा। यानी ई में एड्रेस असाइन बाद में होता है, ई में एड्रेस असाइन बाद में होता है। उसके पहले पाइथन कॉल करती है हमारी क्लास का स्पेशल मेथड, जिसका नाम हम लोग देते हैं डंडर इनिट। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, पाइथन डंडर इनिट को कितनी बार कॉल करती है? तो जवाब, जितनी बार आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डंडर इनिट एक बार और चलेगा। यस, अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डंडर इनिट एक और बार चलेगा। तो अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डंडर इनिट 3 बार चलेगा। यस, अगर आप 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गौर कीजिए, तो डंडर इनिट 3 बार चलेगा। डंडर इनिट क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब आएगा दिमाग में एक और क्वेरी आपके, ये डंडर इनिट के पैरामीटर में कुछ लिखा हुआ है, वो कौन है? बिल्कुल 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 आयुष, देखो मुझे पता था तुम ये पूछोगे, तो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन के लिए स्लाइड पहले ही बना दी है, राइट। तो कोई भी जब इस कोड को देखता है तो दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि डंडर इनिट के पैरामीटर में एक सेल्फ नाम की चीज लिखी हुई दिख रही है। ये सेल्फ क्या है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है पाइथन में? तो एक बार फिर से आप पढ़िए और बताइए सेल्फ क्या है। आराम से पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। पढ़िए 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 और पढ़ने के बाद प्लीज डन लिखिएगा। ठीक है, आर्गुमेंट तो समझ में वैसे ही आ रहा है बिना स्लाइड पढ़े। क्या रिप्रेजेंट करता है ये आर्गुमेंट, ये तो बताओ। गलत मनीष, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? ध्यान से पढ़ो, ये क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब वापस चलो डायग्राम पे, आप पुराने कोड पे वापस चलो। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। जब आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो अगर आप लेक्चर गौर से सुन रहे हैं, तो सबसे पहले पाइथन हीप एरिया में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी। फटाफट जवाब दीजिए, बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। इस ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होगा? बिल्कुल होगा। और आपने देखा पाइथन खुद ही डंडर इनिट को कॉल करेगी, खुद ही कॉल करेगी ना, आपने थोड़ी कॉल करा, डंडर इनिट का नाम आपने थोड़ी लिया कोड में कहीं कॉलिंग के लिए। ठीक। अब जब पाइथन डंडर इनिट को कॉल करती है, हमेशा अपनी तरफ से एक आर्गुमेंट पास करती है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पाइथन जब भी डंडर इनिट को कॉल करती है, हमेशा अपनी तरफ से एक आर्गुमेंट पास करती है। क्या होता है वो आर्गुमेंट? वो आर्गुमेंट होता है करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। कितना ये एड्रेस बताइए जरा इस वक्त, कितना है ये एड्रेस बताइए जरा इस वक्त? ये एड्रेस 2000 है। तो पाइथन जबरदस्ती जबरदस्ती ये 2000 डंडर इनिट को पास करती है। अब आप अपने फंक्शंस के बेसिक्स याद कीजिए। जब फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास करा जाता है तो वो पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाता है कि नहीं? कहलाता है ना?
कीवर्ड आर्गुमेंट तो हुआ नहीं है, कीवर्ड होता तो नाम लेकर पास होता। ठीक है, तो पाइथन हमेशा डंडर इनिट को एक पोजिशनल आर्गुमेंट पास करती है जो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। आप सोचिए अगर पाइथन आर्गुमेंट पास कर रही है तो रिसीव करना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आप पाइथन को ये बोल ही नहीं सकते कि तुम आर्गुमेंट पास मत करो। वो आपसे पूछ नहीं रही है आर्गुमेंट पास करना है कि नहीं, वो करेगी ही करेगी। तो फिर अगर आर्गुमेंट आ रहा है तो उसे रिसीव करने के लिए कोई तो वेरिएबल चाहिएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, आर्गुमेंट पास हो रहा है तो रिसीव करने के लिए कोई तो वेरिएबल चाहिएगा। वो वेरिएबल हम प्रोग्रामर्स बनाते हैं बाय द नेम ऑफ सेल्फ। अब अगला डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर ये नाम सेल्फ ही देना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नाम सेल्फ दें, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। सेल्फ की जगह माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। वॉट एवर नेम यू लाइक आप वो नाम दे सकते हैं, बस यहां पर एक वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। तो मतलब सेल्फ कीवर्ड नहीं है। हाँ जी, सेल्फ कीवर्ड नहीं है, सेल्फ एक नॉर्मल वेरिएबल है जो आप यहां पर पैरामीटर लिस्ट में बनाएंगे। ओके, सब लोग रिपीट करने को कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे ही पाइथन किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, आपने आज के लेक्चर को गौर से सुना होगा तो मैंने बार बार कहा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही वो डंडर इनिट को कॉल करती है। हाँ ना बोलते चलो, डंडर इनिट को कॉल करती है, करती है। आप ध्यान से सुनना, सिर्फ कॉल ही नहीं करती है, वो डंडर इनिट को आर्ग्यूमेंट भी पास करती है। वो डंडर इनिट को आर्ग्यूमेंट भी पास करती है। क्या आर्गुमेंट पास करती है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जो अभी अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस बेचारे के अंदर कुछ है ही नहीं, राइट? उस ऑब्जेक्ट का पास करती है पाइथन एड्रेस। करेगी करेगी जबरदस्ती, यस करेगी ही करेगी। जब आप मना नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, ना ही आप इसकी जगह बदल सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ना ही आप इसकी जगह बदल सकते हैं। मतलब ये हमेशा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा डंडर इनिट का। यस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस डंडर इनिट का हमेशा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा, इसीलिए इसको पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट की पोजीशन फिक्स होती है। पोजिशनल आर्गुमेंट की पोजीशन फिक्स होती है। जैसे प्रिंट में आपको कोई मैसेज भेजना है, फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे ये आप भेजते हैं, आप उसे एंड या सेप के बाद नहीं भेज सकते हैं, पहले ही भेजना पड़ता है। ऐसे पाइथन इस एड्रेस को एज पोजिशनल आर्गुमेंट पास करती है और आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इस एड्रेस को रिसीव करें। रिसीव करके क्या करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। रिसीव करके क्या करेंगे, अभी बस सुन लीजिए, रिसीव करना पड़ेगा आपको। वो एड्रेस रिसीव करने के लिए हमें डंडर इनिट के पैरामीटर में एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। फ्रेंड है, उसका नाम लोग सेल्फ देते हैं, लेकिन आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। आया नहीं आया समझ? आ गया? इसका फायदा क्या है वो छोड़ दीजिए, वो अगला लेक्चर बताएगा फायदा क्या है। ये पास हो रहा है, अभी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो ये सेल्फ, तो फिर ये सेल्फ में 2000 आकर स्टोर होगा। हाँ जी, सेल्फ में 2000 आकर स्टोर होगा। सेल्फ इस 2000 को पॉइंट करेगा। कितनी देर तक पॉइंट करेगा इस 2000 को? जितनी देर तक ये डंडर इनिट चल रहा है। जब डंडर इनिट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? जब डंडर इनिट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, सेल्फ का ऑब्जेक्ट से रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और ऑब्जेक्ट एड्रेस पर किस में आ जाएगा? ऑब्जेक्ट एड्रेस आपके बनाए गए रेफरेंस में आ जाएगा जो अभी है ई। ठीक है, अब अगर क्लियर है ये बात तो बताइए, अगली स्लाइड में मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए लाइक दिस, क्या होगा? तो ध्यान से देखिए क्या होगा। ये आपका बड़ा सा हीप एरिया, सबसे पहले पाइथन पहला ऑब्जेक्ट बनाएगी, ये वाली लाइन चलाएगी ई इक्वल टू ई एम पी। इसका एड्रेस है मान लीजिए 2000। ये 2000 किस में जाएगा? ये 2000 सेल्फ में जाएगा। तो इस वक्त जो सेल्फ है वो 2000 को पॉइंट करेगा। हाँ जी, इस वक्त जो सेल्फ है वो 2000 एड्रेस को पॉइंट करेगा। फिर ये बॉडी रन होगी, स्क्रीन पे आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और कंट्रोल आ जाएगा डंडर इनिट से बाहर। सेल्फ का ऑब्जेक्ट से लिंक टूट जाएगा और ऑब्जेक्ट का एड्रेस ई रेफरेंस में आकर स्टोर हो जाएगा। तो ई के पास आ जाएगा 2000। फिर क्या होगा? फिर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है? हाँ बन रहा है।
कुछ नया एड्रेस होगा इसका? हाँ होगा। डंडर इनिट कॉल होगा? बिल्कुल होगा। और अब की बार 4000 पास होगा सेल्फ को। तो वही सेल्फ जो पिछली बार 2000 रखे हुए था वो अब 4000 रखेगा और इसको पॉइंट करेगा। फिर से ये बॉडी रन होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड स्क्रीन पे सेकंड टाइम आएगा। फिर जैसे ही इनिट की बॉडी खत्म होगी, सेल्फ का आपके ऑब्जेक्ट से लिंक टूट जाएगा और आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एफ आपके इस ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट, लाइक दिस। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, एड्रेस मान लीजिए 6000 है उसका। फिर से वो 6000 सेल्फ में जाएगा, सेल्फ ने इस एड्रेस को पॉइंट करा, बॉडी रन हुई, खत्म। उसके बाद सेल्फ का ऑब्जेक्ट से लिंक टूटा और कंट्रोल वापस मेन में आया, आई मीन मेन स्क्रिप्ट में आया, और जो जी नाम का रेफरेंस था उसके अंदर आ गया 6000। तो आज तो बस आप इतना सीखिए कि सेल्फ बनता है, एड्रेस रखता है और खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्लास के अंदर आपको डंडर इनिट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? अगर हम डंडर इनिट नहीं बनाते तो क्या होता, ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट डंडर इनिट को मैंने इंट्रोड्यूस करा है। तो आज बस आप दो बातें सीख के जाएं। पहला, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो डंडर इनिट कॉल होता है, राइट? जब ऑब्जेक्ट बनता है तो डंडर इनिट कॉल होता है। दूसरा, इस डंडर इनिट को पाइथन अपनी तरफ से एक आर्गुमेंट पास करती है जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है इसका, और वो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। इसलिए अगर आपने बाकी C++ या जावा करी हो तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो वहां का दिस होता है वही पाइथन का सेल्फ होता है। यही वहां दिस होता है ना, बस वहां आपको दिस बोलकर पैरामीटर में कुछ लिखना नहीं पड़ता, पाइथन यहाँ आपसे लिखवाती है कि आप पैरामीटर में एक वेरिएबल बनाओ ताकि उसके अंदर एड्रेस स्टोर। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ये सेल्फ आता ही क्यों है, भेजती क्यों है पाइथन ये सेल्फ। हाँ जी अभिनव, अनम्यूट करूं आपको? बोलिए 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 अभिनव, फटाफट, माइक नहीं है। बोलिए। आ रही आवाज, आ रही है अभिनव, आप टाइप कर रहे हैं, आवाज आ रही है, आप बोले। हाँ निष्ठा, एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां फर्स्ट लेफ्ट इंडेंटेड लाइन है। असाइनमेंट नहीं बना? अच्छा, मतलब आपने ट्राई करा और नहीं बन पाया, ऐसा? कौन सा वाला, कंट्री वाला या फ्रीक्वेंसी काउंट वाला? कंट्री वाला, चलिए ठीक है, मैं लॉजिक का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, फिर ट्राई कर लेना, ठीक? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या करेंगे अगले लेक्चर में पता चलेगा आयुष, ये सब अगले लेक्चर की कहानी है, ठीक? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू। बाय बाय, टेक केयर।